वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो एमएसएमई से रिलेटेड है, जो कि 26 जून 2020 को इशू हुआ था, जिसमें उन्होंने एमएसएमई क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है और न्यू प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा, उसके बारे में उन्होंने नोटिफाई किया है। और इससे आगे आने वाले दिनों में जो कि हम एमएसएमई या फिर उद्योग आधार से जो रजिस्ट्रेशन होता था वो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा। इस नोटिफिकेशन में इसका प्रोसेस और पुराने एमएसएमई या उद्योग आधार ले रखे उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, अगर अब उनको अपडेट करना है तो क्या है, उनके क्राइटेरिया क्या रहेंगे, उनके टर्नओवर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट लेके आ गई है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे कोरोना वायरस इंडिया में जैसे फैल रहा था, एसएमई सेक्टर काफ़ी आहत हुई थी या आहत हुई है। इससे लिए गवर्नमेंट काफ़ी संवेदनशील रही और उन्होंने नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया एमएसएमई सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए। इसके लिए इन्होंने चैम्पियंस करके भी एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने सारा लोन फैसिलिटी देने के लिए उन्होंने सारे प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए हैं और फंड भी मुहैया कराए हैं। तो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और ये इस नोटिफिकेशन में इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो ये हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो कि 26 जून 2020 को इशू हुआ था, फ्राइडे को। और इसमें इन्होंने ये बताया कि इनकी एडवाइजरी कमेटी से रिकमेंडेशन मिला था, जिसके बेस पर उन्होंने सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इंटरप्राइजेज का इन्होंने क्लासिफिकेशन डिवाइड किया है। और उसके बाद उन्होंने स्पेसिफाइड फॉर्म और प्रोसीजर के बारे में बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में एक स्पेसिफाइड फॉर्म और प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा और जो इफेक्टिव 1 जुलाई 2020 से होगा। अब ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज को किस किस लिमिट के अंतर्गत तीनों को डिवाइड किया जाएगा। तो उन्होंने 2 क्राइटेरिया रखा है। एक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, जिसमें अगर आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर इंटरप्राइजेज का 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर, ये 2 क्राइटेरिया हैं। इससे ज़्यादा नहीं है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज के कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरीके से स्मॉल इंटरप्राइजेज में अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और 50 करोड़ रुपए से टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो उसको स्मॉल इंटरप्राइजेज कैटेगरी में रखा जाएगा। और मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेज में रखा जाएगा। इसको एक सिंपल चार्ट से भी समझ लेते हैं। सिंपल चार्ट ये है कि अगर कंपोजिट कैटेगरिया है इसमें इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर। कंपोजिट मतलब ये दोनों देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट का भी देखा जाएगा और एनुअल टर्नओवर का भी देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट माइक्रो 1 करोड़ रुपए से कम हो और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से तक कम हो तो माइक्रो कैटेगरी में आएगी। उसी तरीके से स्मॉल में 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम हो। मीडियम 50 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम हो तो वह मीडियम इंटरप्राइजेज में आएगी। अब यहीं पर मेन पॉइंट्स ये है कि इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर, अब ये चीज़ों को तो कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा रहा था
पहले या कुछ हद तक हो रही थी, कुछ हद तक नहीं हो पा रही थी, बैलेंस शीट बेसिस पे हो जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट अब इसमें इनिशिएटिव ले लिया है। अब उन्होंने इस पे अपने जो भी इंटरप्राइजेस में आएगी उसको सारा डिटेल देना पड़ेगा, चाहे वो आईटीआर में हो या जीएसटी में हो, बैलेंस शीट में हो, वो सारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को आगे हम समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लेकर आई है गवर्नमेंट। अब आगे देखते हैं कि बिकमिंग ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, किसी इंटरप्राइजेज को माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज बनने के लिए क्या करना होगा। अगर एक पर्सन वो चाहता है कि अपना एक एमएसएमई इंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश करे तो उसको फाइल करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये पोर्टल अभी आएगा, पोर्टल लॉन्च होगा, तो उस पर सारा प्रोसीजर मिल जाएगा कि क्या क्या फाइल करना है, कैसे करना है। बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन विथ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ। किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेंट टर्नओवर है, हमें आप इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, ये फाइल कर सकते हो आप विथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से। सेल्फ डिक्लेरेशन भरने के बाद ऑन रजिस्ट्रेशन एंड इंटरप्राइजेज विल बी असाइंड ए परमानेंट आइडेंटिटी नंबर। एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा जिससे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाएगा। वो एक तरह का ई सर्टिफिकेट होगा जिससे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये ई सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा। फॉर इन्वेस्टमेंट टर्नओवर शैल अप्लाई फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज एज माइक्रो या स्मॉल या मीडियम। अब इन्होंने 2 नंबर में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, नोटिफाई किया है कि इफ एन इंटरप्राइजेज क्रॉस द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इस प्रेजेंट क्राइटेरिया in either of the 2 criteria of investment turnover, it will cease to exist in that category and be placed in the next higher category. Suppose हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेज में फॉल करते हैं हम, इसमें प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर की लिमिट हमें जैसे पता है 5 करोड़ से कम है और इसमें 1 करोड़ से कम है। इस दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज कर दिया, सपोज टर्नओवर हमारा 6 करोड़ हो गया, तो अब हमारा इंटरप्राइजेज माइक्रो से अपग्रेड होके स्मॉल इंटरप्राइजेज में रिप्लेस हो जाएगा। और इसके अपोजिट कहा जा रहा है कि बट नो इंटरप्राइजेज सेल बी प्लेस्ड इन द लोअर कैटेगरी अनलेस इट गोज below the ceiling limit specified at this present category in the both category। यहाँ both category है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन इन्होंने चेंज कर दिया है कि अगर आपका स्मॉल कैटेगरी में आप चले गए तो बोथ कैटेगरी में आपका रिड्यूज होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी में या फिर टर्नओवर, इन दोनों में ही लिमिट रिड्यूज हो जाए, जो कि लिमिट हमने यहाँ पर अभी बात की थी। मतलब इस लिमिट तक आ जाए 1 करोड़ तक और 5 करोड़ तक, दोनों में, टर्नओवर में और टर्नओवर में इन्वेस्टमेंट में, तभी वो नेक्स्ट लोअर कैटेगरी में फॉल करेगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ऑल यूनिट्स विथ GSTN लिस्टेड अगेंस्ट द सेम परमानेंट नंबर। ऐसा भी देखा जाता है कि एक पर्सन है जिनके 4-4, 5-5 कंपनियां बनी हुई हैं, 4-5 GST नंबर भी ले रखे हैं, उनको सभी को कलेक्टिवली ट्रीट किया जाएगा एक इंटरप्राइजेज। एंड टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट फिगर ऑफ ऑल द सच एंटिटी शैल बी टुगेदर एंड ओनली द एग्रीगेट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि मैं 3-4 सर्टिफिकेट लेके उसका बेनिफिट ले लूँ। 3-4 सर्टिफिकेट ले लिया, 3-4 इंटरप्राइजेज हैं तो 3-4 कैटेगरी में लेकर हम लोन ले रहे हैं, तो इस तरह के सिचुएशन को गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेते हुए, ध्यान में लेते हुए उन्होंने इस तरह का कंडीशन लगा दिया है, जिससे कि आप एज ए कलेक्टिवली ट्रीट किया जाएगा एक इंटरप्राइजेज। अगर आपने अलग अलग पेन बेसिस, अलग अलग GST नंबर भी ले लिया है तो
और उसी के टोटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, टोटल इंटरप्राइजेज को मिलाकर ही आपको कैटेगरी में चूज किया जाएगा कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कौन सी इंटरप्राइजेज में आपका लिमिट जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है। आगे इन्होंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में ये कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट विल बी लिंक टू द ITR ऑफ प्रीवियस ईयर फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये तो उनके लिए है जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। अब जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन होता उनके लिए क्या कहा है उन्होंने, इन केस ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज। अब इन केस ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज के बारे में, वेयर नो प्रायर ITR इज अवेलेबल, द इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द इंटरप्राइजेज। आपके पास ITR नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन डाल दीजिए और उसका रिलेक्शन आपको मिल जाएगा इन आफ्टर द 1 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल इट्स फर्स्ट ITR। तो आप जब फर्स्ट ITR जब तक फाइल कर रहे हैं तब तक आपको छूट मिलेगा, अदरवाइज उसके बाद आपको इसका डिक्लेरेशन देना, आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया प्लांट एंड मशीनरी में। इसके बाद इन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन किया कि प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज का सेम मीनिंग होगा जो प्लांट एंड मशीनरी इन इनकम टैक्स रूल 1962 में दिया गया है, फ्रेम किया हुआ है। इसमें इंक्लूडिंग ऑल टेंजिबल एसेट्स लिया जाएगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर को इसमें प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में नहीं माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद ये भी क्लियर किया हुआ है GST इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। जो भी अगर हमने कोई परचेज कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, इक्विपमेंट परचेज कर लिया, तो उसमें GST इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। और ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इफ द इंटरप्राइज इज ए न्यू वन विदाउट एनी ITR। और उनको अगर मान लीजिए बिल परचेज कर लिया तो बिल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पता चलेगा, अगर बिल नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे करेंगे जब तक वो ITR नहीं फाइल कर लेते तब तक। इसके बाद इन्होंने कॉस्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स के बारे में बताया है कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सबसेक्शन 1 ऑफ 7 ऑफ द एक्ट सेल्फ एक्सक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसने किस चीज़ को, प्लांट एंड मशीन अगर परचेज करते हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन नहीं लेना है। वो एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ MSME एक्ट में दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कहा है कि रिमूवल ऑफ डाउट्स, for its removal of doubts, it is hereby clarified that in calculating the investment in the plant and machinery, the cost of pollution control, अब cost of pollution control है, research development है, industry safety device है, such other item as may be associated by the notification self excluded। ये खर्चे जो इसमें खर्चे होते हैं प्लांट मशीनरी में, इस खर्चे को एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांट मशीनरी का कैलकुलेशन का क्राइटेरिया बता दिया है। अब इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर के बारे में बता रहे हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर इन्होंने साफ तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ को एक्सक्लूड कर दिया है। कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एनी इंटरप्राइजेज वेदर माइक्रो एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है कि एक्सपोर्ट को वो टर्नओवर में काउंट ही नहीं करेंगे, चाहे एक्सपोर्ट आप सर्विस का करते हो या गुड्स का करते हो, टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से इन्होंने टर्नओवर के बारे में बताया कि इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर एंटरप्राइज सेल भी लिंक टू द इनकम टैक्स एक्ट से लिंक होगा और GST एक्ट और GST से भी लिंक होगा। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आपका कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर है और कितना टोटल टर्नओवर है। उसके बाद यह भी क्लैरिफिकेशन कहा जा रहा है कि अगर आप टर्नओवर रिलेटेड फिगर ऑफ सच इंटरप्राइजेज विच डोंट हैव पेन, अब न्यू इंटरप्राइजेज है उनके पास पेन नहीं है, तो वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे अपना फाइल करेंगे, बताएंगे कि हमारे इतना टर्नओवर है जी या हो जाएगा। तो 31 मार्च, तो उनके लिए छूट यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है कि 31 मार्च 2021 तक आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देकर आप अपना पेन नंबर बनवा लीजिए और GST नंबर ले लीजिए, जो कि मैंडेटरी है। तो इतना इन्होंने कंपलसरी कर दिया है ताकि आपको इस दायरे में लाया जाए। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल बी
एज प्रोवाइडेड इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई गवर्नमेंट का फी नहीं लगेगा। आधार नंबर कंपलसरी होगा, उसी के बेस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि अभी उद्योग आधार का करते हैं, सेम उसी तरीके से आधार भी यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद आधार नंबर किनका लगेगा ये बताया जा रहा है कि प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर लगेगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आधार नंबर मैनेजिंग पार्टनर का लगेगा, और अगर एचयूएफ है तो कर्ता का लगेगा। उसी तरीके से कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी है कंपनी के लिए, एलएलपी के लिए, सेल प्रोवाइड इट्स जीएसटीएन और पैन एंड अलोंग विथ इट्स आधार नंबर। तो उनका आधार नंबर लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में जो डायरेक्टर हैं वो जीएसटीएन में भी ऑथराइज हैं तो उनका कंपनी का जीएसटी लगेगा, उनका पैन लगेगा कंपनी का, और पार्टनर का पैन और आधार नंबर से ये रजिस्ट्रेशन फुलफिल होगा। इन केस ऑफ इंटरप्राइजेज इज डूली रजिस्टर्ड एंड उद्यम विथ पैन। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई उद्यम पैन से रजिस्टर्ड है, एनी डिफिशियंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर देन इट डिड नॉट हैव पैन शेल बी फिल्ड अप ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस भी वो अपना इंफॉर्मेशन, अगर पिछले साल कुछ कमी था उसको भी वो अपडेट कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये भी क्लियर किया जा रहा है कि इंटरप्राइजेज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। इंटरप्राइजेज सेल इशू नो इंटरप्राइजेज सेल इशू मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको इशू नहीं किया जाएगा, चाहे आप कितना भी नंबर ऑफ एक्टिविटी, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना भी आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना लिया हो, सर्विस सेक्टर बना लिया हो, सभी को मिलाकर एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा और वही मान्य होगा। और ये भी क्लियर किया जा रहा है कि आपने इंटेंशनली कोई आपने मिस रिप्रेजेंट किया या आपने किसी तरह कोई चीज़ छुपाया है, सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने कुछ फैक्ट एंड फिगर कुछ आपने गलत बता दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, या फिर अपडेशन प्रोसेस में भी आपने कुछ गलत चीज़ें दे दिया है तो उसमें आपको पेनाल्टी प्रोविज़न इनिशिएट हो जाएगा। और वो 27 ऑफ एक्ट मतलब एमएसएमई एक्ट के तहत उसमें पेनाल्टी लगेगी, जिसकी मैक्सिमम 10,000 है। तो थोड़ा सा पेनाल्टी के बारे में मैं बता दूं। इसमें पेनाल्टी के बारे में जो बताया जा रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई गलती हो गई है आपसे, कहीं कोई आपने सेपरेशन कर दिया है, जानबूझकर कुछ चीज़ें छुपा दी है, तो इसमें आपका पेनाल्टी है मे एक्सटेंड टू ₹1,000। और अगर आप बार बार कर रहे हैं, फर्स्ट बार था तो आपका ₹1,000, और बार बार कर रहे हैं तो फाइन विथ शेल नॉट बी लेस देन 1,000 बट may extend to 10,000 रुपीज़। और बायर अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो इसे पनिशेबल मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ है। तो इस तरह से आपको 10,000 रुपीज़ का पेनाल्टी हो सकता है अगर आपने किसी तरह गलत डिटेल्स दे दिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो कि सही नहीं है होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज के बारे में बताया जा रहा है कि ऑल एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज, अब जो पहले से जिनका EM पार्ट 2 MSME का ही सर्टिफिकेट पिछला होता था, पीछे इसी तरह से नाम से आता था, उसकी तरह से UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम जो रजिस्टर पहले से ले रखे हैं उनको अगेन उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पे जाके ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। ऐसा नहीं कि वो उनका ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगा, उनको भी रजिस्ट्रेशन आना पड़ेगा, नए रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आके। और ऑल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड टिल 30 जून 2020, जितने भी ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखे उद्योग आधार में, उसको फिर से रिक्लासिफिकेशन किया जाएगा इन अकॉर्डिंग विथ
दिस नोटिफिकेशन, मतलब करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से वो लिमिट क्राइटेरिया देखा जाएगा कि वो माइक्रो है, स्मॉल और मीडियम किस इंटरप्राइज में वो फॉल करेंगे। इसके बाद इन्होंने एक छूट भी दे दी है इनको एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज को कि उनका अगर रजिस्ट्रेशन 30 जून से पहले हो रखा है तो वो उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा 31 मार्च 2021 तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर वो कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से 31 मार्च 2021 तक अवेल कर सकते हैं, लेकिन उनको नए रजिस्ट्रेशन में उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना ही करना है। इस तरीके से इन्होंने ये प्रोसीजर दिया है। इसके बाद इन्होंने ये भी क्लेरिफिकेशन दिया है, नोटिफाई किया है कि एनी इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विथ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी रजिस्टर्ड है अंडर MSME एक्ट के तहत ही है, तो उनको भी अपने आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में MSME से कुछ और रजिस्टर्ड है तो आप नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर हाल में उद्यम रजिस्ट्रेशन में कराना ही कराना है, एप्लीकेशन फाइल करना ही है। उसके बाद उन्होंने अपडेशन का प्रोसेस बताया है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और हर साल आपका सेल फिगर्स और इन्वेस्टमेंट वो दोनों चेंज होते रहेंगे। आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है या घट रहा है सेल टर्नओवर, या फिर इन्वेस्टमेंट हर बार कर रहे हैं आप हर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बारे में 8 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि एनी इंटरप्राइजेज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सेल अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ही अपडेट करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ ITR एंड द GST रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड सच अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। आपने कोई सेल्फ डिक्लेरेशन कर रखा है, अब वो आज की डेट में कुछ उसमें फिगर आ गए हैं तो वो फिगर आपको अपडेट करना पड़ेगा। GST की फिगर सारी आएगी, ITR का जो भी फिगर होगा, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सारी फिगर इसमें आ जाएगी। इस हिसाब से अगर आपने फेलियर टू अपडेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इन द ऑनलाइन उद्यम पोर्टल विल रेंडर इंटरप्राइज लायबल टू सस्पेंशन ऑफ इट्स स्टेटस। अब यहाँ पर इन्होंने एक स्पेसिफाइड डेट भी देंगे कि इस डेट तक अपना अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज सस्पेंशन का भी सिचुएशन आ सकता है आपका रजिस्ट्रेशन का, तभी तो लोग उस पर अपडेट करेंगे, अदरवाइज कोई अपडेट ही नहीं करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और गैदर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्स इंक्लूडिंग ITR एंड GST रिटर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज विल बी अपडेटेड। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाल दिया वही इंफॉर्मेशन के बेस पे वो उस कैटेगरी में आप फॉल कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, आपने जो इंफॉर्मेशन फर्निश किया और गैदर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्स में ITR भी आ जाएगा और GST रिटर्न भी आ जाएगा, उसी के बेस पे आपका क्लासिफिकेशन अपडेट किया जाएगा। इन केस ऑफ ग्रेजुएशन मीन्स बढ़ते क्रम में, फ्रॉम ए लोअर टू हायर कैटेगरी और रिवर्स ग्रेजुएशन स्लाइडिंग डाउन टू लोअर कैटेगरी ऑफ इंटरप्राइजेज, ए कम्युनिकेशन विल सेंड टू द इंटरप्राइजेज अबाउट द चेंज इन द स्टेटस। आपका अपग्रेड हो रहा है या डाउनग्रेड हो रहा है, वो दोनों सिचुएशन में कम्युनिकेशन भेजा जाएगा इंटरप्राइजेज को कि वो अपना स्टेटस को चेंज करें। इन केस ऑफ अपवर्ड चेंजेस, अगर आपका अपवर्ड चेंजेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर और बोथ द कंसिक्वेंट रिक्लासिफिकेशन, enterprises will maintain its prevailing status till the expiry of 1 year from the close of the year of registration। तो पूरे ईयर तक, होल ईयर तक ये स्टेटस रहेगा आपका। अगर डाउनग्रेड में है तो डाउनग्रेड में 1 साल तक रुकिए, उसके बाद आपको अपडेट किया जाएगा और आपको आगे वाले कैटेगरी में लेके जाया जाएगा। उसी तरीके से रिवर्स ग्रेजुएशन के लिए where a result of reclassification or due to actual changes in the investment in plant and machinery or equipment or plant machinery or both, whether the enterprise is registered under the act or not,
Enterprises will continue its present category till the close of the financial year, or it will be given the benefit of the change status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such changes took place। इसका यही कहना है कि अगर आप डाउनग्रेड में आ रहे हैं तो आप 1 साल तक ठहरिए, उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप अपना न्यू कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप फॉल कर जाइए। तो ये इनका कहना है। इसके बाद इन्होंने फैसिलेशन ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में भी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चैंपियंस का कंट्रोल रूम रहेगा फंक्शनिंग के लिए, जिसमें वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रहेगा, जो कि एज सिंगल विंडो सिस्टम की रूप में काम करेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फर्दर हैंडलिंग ऑफ द MSME इन ऑल पॉसिबल मैनर। तो सारा कंट्रोल चैंपियन कंट्रोल रूम को चला जाएगा। चैंपियन कंट्रोल रूम क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा मैं एक बार वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। ये चैंपियंस कंट्रोल का है। तो यहाँ पर ये सारा कंट्रोल यहीं पर हो गया है। चैंपियंस वेबसाइट के थ्रू ही सारा कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ रजिस्टर ग्रीवेंस है, मेक सजेशन, सीक गाइडेंस, आइडिया, कंट्रोल रूम, रिसोर्सेज ऑफ चैंपियंस, ऑफिशियल हैंड्स, फीडबैक, मैन्युफैक्चरिंग, स्कीम एक्ट रूल, एग्जिस्टिंग स्कीम, रजिस्टर्ड MSME, सारा कंट्रोल यहीं पर हो गया है। इनके तहत ही सारा काम होगा। इसमें इन्होंने सारे स्कीम, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो आगे आते हैं, जैसे 1 जून को लॉन्च हुआ था। आगे हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट पे। इसमें जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हुआ करता था MSME रजिस्ट्रेशन में, उनको भी सिंगल विंडो फैसिलेशन सिस्टम के दायरे में लाया गया है। वो भी इस तरह से काम करेंगे अपने स्टेट में। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, लैक ऑफ आधार नंबर, और मे अप्रोच एनी ऑफ द एवर सिंगल, वो किसी भी सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए आते हैं, तो आधार इनरोलमेंट आइडेंटिटी स्लिप लेकर या कॉपी ऑफ आधार इनरोलमेंट या बैंक पासबुक, वोटर ID या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या लेकर आते हैं। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट करेगा और उनको आधार नंबर भी दिलाएगा और उनका प्रोसेस भी करेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिलाने में। ये काफ़ी बढ़िया है, जिससे MSME को एक सपोर्ट भी मिलेगा काफ़ी अच्छा। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन फाइल कर दिया है तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या कंप्लेंट है, तो जनरल मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वो इंक्वायरी करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे जो आपने सबमिट किया था इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे डायरेक्टर और कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री सेक्रेटरी कंसर्न ऑफ द स्टेट को। उसके बाद वो नोटिस इशू करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जिस बेस पे ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसमें या तो आप कुछ अमेंडमेंट करें या फिर इसका डिटेल दीजिए, जो आपने फाइल किया उसका बेसिस दीजिए, या फिर गवर्नमेंट ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के बाद ये रिकमेंडेड करेगी कि इनका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दीजिए। तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो कैंसिल भी कर सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये नया प्रोसेस लेके आए जो कि काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है, कि उसमें टर्नओवर के बारे में बताया गया है और इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी का भी कैलकुलेशन किस हिसाब से करेगा, इस हिसाब से ITR की भी इंफॉर्मेशन जाएगी, GST की भी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इस तरह से इसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी धन्यवाद। आगे हम आगे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे ऑनलाइन किया जाएगा ये भी वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।